आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन की। चेस्ट पेन एक कॉमन एंटिटी है, हम सभी लोग जानते हैं, और अपने आप में एक बहुत भयानक चीज़ हो सकती है अगर ये हार्ट अटैक की चेस्ट पेन है। लेकिन चेस्ट पेन हमेशा हार्ट अटैक की ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में चेस्ट पेन हो सकती है। जैसे चेस्ट पेन एक कॉमन सिम्टम होता है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ का, उससे काफ़ी कॉमनली हमको चेस्ट पेन होती रहती है। इनफैक्ट ये कॉमन एंटिटी होती है और बहुत फ्रिक्वेंट होती है हमारी पॉपुलेशन में। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे खाना खाने के बाद या खाली पेट ज़्यादा होती है। जिन लोगों को खाली पेट ये पेन होती है उनको खाना खा के ठीक हो जाती है, जिनको खाना खाने के बाद इनको ये दिक्कत होती है उनको खाली पेट रहने से ये ठीक होती है। मोस्टली इस चेस्ट पेन का फिजिकल एक्जर्शन या मेंटल एक्जर्शन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अमूमन हमने देखा है कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स हमारे जो इंडियन सबसेट है स्पेशली पॉपुलेशन की, वो काफ़ी कॉमन होता है कि अधिकतर लोग कंप्लेन करते हैं सर्टेन एज के बाद में कि खाना खाते हैं तो गैस बहुत बनती है या गैस के लिए हमें तकरीबन दवाई लेनी ही पड़ती है। तो जब पेशेंट्स को इस गैस के लिए दवाई खा के भी इस गैस में आराम ना लगे या इस गैस के सिम्टम्स के साथ में उनको नोशिया हो रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि मोशन जाना है लेकिन मोशन भी नहीं हो रहा है, वोमिटिंग जैसी सेंसेशन हो रही है लेकिन वोमिटिंग नहीं हो रही है, तब उनको समझ लेना चाहिए कि ये शायद गैस्ट्रिक सिम्टम से भी कुछ और ज़्यादा सिम्टम हो सकते हैं। अगर लंग्स से रिलेटेड चेस्ट पेन है, प्लूराइटिस की वजह से चेस्ट पेन है, अगर किसी को न्यूमोनाइटिस डेवलप हो रही है, तो वो चेस्ट पेन नॉर्मली होता है जो रेस्पिरेशन के साथ बढ़ता है। उस चेस्ट पेन का भी एक्जर्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर वो न्यूमोनाइटिस की वजह से है तो उसमें फीवर भी साथ में कॉमन होता है। इसके अलावा मस्कुलर पेन भी चेस्ट पेन हो सकती है। विटामिन डी की कमी से भी कई बार लोगों को बोनी पेन्स होते हैं, और इसके अलावा कोस्टोकॉन्ड्राइटिस टाइप के जो लोकलाइज्ड पेन्स होते हैं वो भी चेस्ट पेन्स होते हैं। तो हमको ये डिफरेंशिएट करना होता है जब कोई पेशेंट चेस्ट पेन लेके आया है कि ये बिनाइन चेस्ट पेन है या ये मैलिग्नेंट चेस्ट पेन है। तो बिनाइन चेस्ट पेन, ये जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन्स हैं, ये बेसिकली नॉर्मली बहुत डेंजरस वाले चेस्ट पेन्स नहीं होते हैं। हम इनको डिफरेंशिएट करें तो पेशेंट की ट्रेस ईजी होती है। लेकिन जो चेस्ट पेन हार्ट का चेस्ट पेन है उसको हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कार्डियक जो पेन है, जो चेस्ट पेन हार्ट से रिलेटेड है, वो नॉर्मली 3 प्रकार का होता है जिसको हम एंजाइना कहते हैं। एक क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है जो मरीज़ को सालों साल चलता रहता है, लेकिन वो पेन हमेशा एक सर्टेन एक्जर्शन के बाद आता है, और एक्जर्शन जैसे ख़त्म किया पेशेंट ने रिलैक्स किया या पेशेंट ने सॉर्बिट्रेट खा ली तो ये पेन उसको कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। दूसरा, यही जब क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आने लगे, ज़्यादा सीवियर होने लगे, तो इसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, या फिर रीसेंट ऑनसेट जो एंजाइना होता है उसको भी अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। लेकिन ये वाला पेन भी लगातार बहुत देर नहीं चलता है, और ये पेन भी सॉर्बिट्रेट लेने से या आराम करने से पेशेंट को रिलीफ मिलती है, जबकि बाकी और जो चेस्ट पेन्स होते हैं उनका पेन रिलीफ पेशेंट के आराम करने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। जहाँ तक हार्ट अटैक का पेन है, जो सबसे ज़्यादा डेडली पेन है और जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं और हमें रहना चाहिए, उस पेन का ख़ास तौर से एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि पेशेंट को बहुत डूम फीलिंग होती है, पेशेंट को बहुत सीवियर डिस्कम्फर्ट होता है, पेशेंट को एक वेरी सेंसेशन ऑफ हैवीनेस इन चेस्ट होती है, जैसे सेंस ऑफ सफोकेशन होती है, जैसे दम निकल रहा है, दम घुट रहा है, किसी ने छाती पे कुछ रख दिया है, वज़न रख दिया है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कुछ वोमिटिंग जैसा करने को मन करता है लेकिन वोमिटिंग भी नहीं आ रही है, और लूज़ मोशन भी जाने जैसा है लेकिन लूज़ मोशन भी नहीं आ रही है। इसके अलावा बहुत सीवियर पर्सपिरेशन, एकदम पसीना आना, ये सब जो चेस्ट पेन के साथ अगर सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं तो ये मोस्टली हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे चेस्ट पेन होती है, तो अगर हम एक प्रॉपर हिस्ट्री लें पेशेंट से कि कब आता है, क्या करने से उसको रिलीफ मिलती है, क्या करने से ये पेन बढ़ता है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स से हम काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो जो हमारा चेस्ट पेन हार्ट से रिलेटेड है वो, जैसा मैंने अभी कहा, एक तो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना कब होता है? जब मरीज़ की 3 आर्टरीज़ हैं उसमें ब्लॉकेजेस शुरू हो चुके हैं, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस 1 या 2 आर्टरी में हो रहे हैं, लेकिन चूँकि ब्लॉकेजेस धीरे धीरे डेवलप हुए हैं तो शायद उसको रेट्रोग्रेड कोलेटरल्स दूसरी आर्टरी से मिल रहे हैं, तो पेशेंट की मायोकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई है वो उसकी एटलीस्ट एट रेस्ट सफिशेंट है। तो पेशेंट जब थोड़ा एग्जर्ट करता है तो उसको चेस्ट पेन होती है, चेस्ट हैवीनेस होती है, और जब वो एग्जर्ट नहीं करता है तो वो उसको रिलैक्स मिल जाती है। इस प्रकार का क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना
काफ़ी सालों साल तक मरीज़ को चलता रहता है और मरीज़ उसके हिसाब से इनफैक्ट अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर्टेल कर लेता है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जैसे स्पेशली हमारे पास जब हार्ट अटैक के मरीज़ आते हैं और जब हम देखते हैं कि उसको तो ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, एक आर्टरी 100% बंद है लेकिन बाकी 2 आर्टरीज़ में भी काफ़ी ब्लॉकेज है, तो हम पूछते हैं कि क्या पहली बार दिक्कत हुई है? तो उसका पहला आंसर हमेशा अधिकतर हार्ट अटैक के मरीजों का ये होता है कि हाँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे पहली बार ये दिक्कत हुई है, मैं तो डॉक्टर को ही नहीं मिला आपसे पहले, डॉक्टर को मैं पहली बार मिल रहा हूँ। खैर, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होने के बाद में हम फिर से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, पिछले 2-3 साल से क्या चल रहा था आपका, आप क्या काम करते थे? पिछले 2-3 साल से मेरा ये चल रहा था कि पहले पार्क जाता था 7-8 किलोमीटर घूमने, पिछले 2-3 साल से कुछ मैं शायद थकने लगा या मुझे लगा कि शायद मेरी एज हो रही है, तो धीरे धीरे मेरा 4-5 किलो हुआ, धीरे धीरे मेरा 2-3 किलोमीटर हुआ। और अभी पिछले महीने से हाँ डेफिनेटली मैं पार्क में जाने से थोड़ा सा संकोच करता था। मैं सोचता था मैं थक जाऊंगा या तो मेरी कुछ छाती में भारीपन होगा या फिर मेरी सांस फूलने लगेगी, क्योंकि एंजाइना के जो सिम्टम्स हैं, जो चेस्ट पेन, जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, वही जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो एक टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ब्रेथलेसनेस की तरह प्रेजेंट करता है, ओवरऑल फटीग की तरह प्रेजेंट करता है, क्योंकि पूरी बॉडी की जो हार्ट की हमारी आउटपुट है वो कम होती है तो पूरी बॉडी फटीग फील करती है। इसके अलावा सांस फूलने लगती है मरीज़ को, और उसकी जो फिज़िकल कैपेसिटी है टू वर्क वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है और पेशेंट उसको अकोमोडेट कर लेता है। तो बेसिकली जो चेस्ट पेन हार्ट से रिलेटेड है उसके बारे में मैं यही मैसेज मैं पब्लिक को हमेशा देना चाहती होती हूँ कि ये टिपिकल एक फिल्मी चेस्ट पेन नहीं होता कि पेशेंट हार्ट अटैक का अपना चेस्ट पकड़ के बैठ जाए और सब लोग को समझ में आ जाए कि इसको हार्ट अटैक आ गया, चलो डॉक्टर के पास लेके चले, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स करके प्रेजेंट करता है। गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हमारे पास ECG करा के भेज देते हैं कि देख लो MI का पेशेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स को स्पेशली अगर पीछे वाली आर्टरी हमारी LCX अगर ब्लॉकेज हो रही होती है तो पेशेंट को पीछे पेन होती है, तो उसको नहीं समझता। इनफैक्ट वी हैड रिसेंटली 2-3 पेशेंट्स जो हमको ऑर्थो स्पाइन सर्जन ने भेजे कि स्पाइन में पीछे बताता है पेन पेशेंट हमारा, लेकिन स्पाइन में कुछ भी नहीं है, तो आप लोग ही देख लो, शायद आपका कुछ हो। और हमने देखा तो LCX बंद हुआ था। तो इस प्रकार से डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस पेशेंट को डिफरेंट आर्टरीज के डिजीज़ में होते हैं। तो बेसिकली पेशेंट्स अपने सिम्टम्स के बारे में जागरूक रहें कि अभी तक मेरी फिजिकल कैपेसिटी कितनी थी, मुझे छाती में भारीपन तो नहीं होता था, मुझे घबराहट तो नहीं होती थी, मुझे अनईजी तो नहीं लगता था, मेरी को कुछ गैस्ट्रिक सिम्टम्स रिसेंटली बढ़ तो नहीं गए हैं। ये सब सिम्टम्स के साथ में मरीज़ को अपना कार्डियक इवैल्यूएशन के लिए थोड़ा सा अर्ली प्रोसीड करना चाहिए। अब पेशेंट जब कार्डियोलॉजिस्ट के पास आ ही गया माना, तो सबसे पहला पेशेंट का रिएक्शन ये होता है कि नहीं डॉक्टर साहब ये हार्ट का पेन तो नहीं है, चलिए हम भी मान लेते हैं नहीं है, कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशंस तो करें फर्दर। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन हर आदमी जानता है कि एक ECG होती है। ECG के बारे में भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ECG हर चीज़ को डायग्नोस नहीं कर सकती है। अगर मेजर हार्ट अटैक है जिसको हम ST एलिवेशन MI कहते हैं, तीनों आर्टरीज का हो, वो ECG ऑलमोस्ट उसको तुरंत पिकअप करती है। वो ST एलिवेशन MI होता है, वो बड़ा वाला हार्ट अटैक होता है जिसके लिए मरीज़ को तुरंत ही हमें लेके एंजियोग्राफी करके उसकी आर्टरी खोल देनी चाहिए और खोल देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है, पेशेंट को एंडोकार्डियल इस्कीमिया हो रहा है, तो उसमें भी थोड़े थोड़े से ST डिप्रेशंस दिखाई दे जाते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हार्ट को ब्लड सप्लाई का स्ट्रेन तो ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन क्लियरली मेजर हार्ट अटैक नहीं है। तो ये वाले पेशेंट्स को भी हमें पिकअप करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर पेशेंट सिम्टम्स के साथ बता रहा है कि हम ऐसे पेशेंट को TMT ना एडवाइस करें। कम से कम हमने देखा बहुत सारे लोग कि पेशेंट क्लियरली बताता है कि डॉक्टर साहब पिछले ही महीने से थोड़ा थोड़ा तकलीफ होनी शुरू हुई है और ECG में थोड़े से सटल से ST डिप्रेशंस होते हैं या कहीं QAY आई होती है और पेशेंट को TMT एडवाइस कर दी गई होती है। तो पेशेंट को TMT में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। इनफैक्ट वो जो माइनर हार्ट अटैक था या जो 90-95% ब्लॉकेज थी, वो उस टाइम स्ट्रेस की वजह से कई बार 100% भी हो जाती है। तो इस प्रकार की रिसेंट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन या चेस्ट हेवीनेस या ब्रेथलेसनेस या इस प्रकार के जो कार्डिक रिलेटेड बेसिकली सिम्टम्स हैं, जिसको हम आम भाषा में चेस्ट पेन ही कहेंगे, तो ये हमको पिकअप करना टाइमली ज़रूरी है। इसके अलावा ECG हमारी जो बैलेंस्ड इस्कीमिया है, माना तीनों ही आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस सर्कुलेशन देने की वजह से ECG कई बार बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार की नॉर्मल ECG जो पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक हमको सिम्टम्स बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा हमको
एक समझिए एक धोखा देने वाली होती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को, पेशेंट का सबसे पहला रिस्पॉन्स आपको ये होता है कि डॉक्टर साहब ईसीजी कैसी है। आप बताते हैं हाँ भाई ईसीजी तो ठीक है, अच्छा तो ठीक है। फिर अगर आप उसे कई बारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस भी करते हैं तो शायद आप उसे कन्विंस नहीं कर पाते करने के लिए कि नहीं तुमको कार्डियक इवैल्यूएशन की आवश्यकता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी डॉक्टर फिर से कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएगा, फिर इवेंचुअली कहीं बात आपकी एंजियोग्राफी तक ना पहुंच पाए। जो एक कॉमन पब्लिक की धारणा बन गई है कि जैसे एंजियोग्राफी अगर कार्डियोलॉजिस्ट कर देगा तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज मिल जाएंगे और उसमें कहीं ना कोई कुछ वो ट्रीटमेंट अपना शुरू कर देगा। तो वो जो धारणा है उस धारणा से लोग बचें। अगर आपको, मेरा मैसेज ये होता है चेस्ट पेन के और कार्डियक पेशेंट्स के लिए कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने ये बताया है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आप उसे नहीं ट्रीट कराना चाहते तो कोई बात नहीं, ना कराएं, लेकिन आप उसे इग्नोर ना करें। आप रिपोर्ट्स लें, आप एंजियोग्राफी का रिपोर्ट्स लें, आप ईसीजी का रिपोर्ट्स लें और आप सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, आप उसे कंफर्म करें कि क्या है, क्योंकि सिर्फ एक सिंपल डिसबिलीफ से आप अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट तो बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट का पूरा फंक्शनिंग ही उसके मसल्स के ऊपर है और हर मसल को एक पर्टिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही है। एक पर्टिकुलर आर्टरी या उसकी एक ब्रांच भी अगर डैमेज हो जाती है तो वो हिस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और चूँकि वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद में आपको चेस्ट पेन नहीं होती। फिर आप 15-20 दिन आराम करते हो कि चलो मुझे तो हार्ट अटैक आया है, मैं आराम कर लूँ। आपको लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, शायद डॉक्टर मुझे अननेसेसरी बता रहा था कि आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या आपकी एक आर्टरी बंद है, इसे खोलना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कब होना शुरू होती है? जब आपकी हार्ट की पंपिंग रिड्यूस हो गई है, तब आप धीरे धीरे जब आप काम पे जाएंगे, जब आप बैक टू नॉर्मल रूटीन आएंगे, तब आपको समझेगा कि आपको तो सांस फूलने लगी है, आपको तो फेफड़ों में पानी भरने लगा है, आपको तो हार्ट फेलियर के एपिसोड्स होने लगे हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके लिए, हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो हार्ट की आर्टरीज़ की प्रॉब्लम्स को टाइम से समझे, टाइम से जानने की कोशिश करे और टाइम से उसका ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। हर छाती का दर्द हार्ट अटैक का दर्द नहीं होता है, लेकिन ये भी सच बात है कि हर हार्ट अटैक एक छाती के दर्द की तरह ही प्रेजेंट नहीं करता है। तो अपने आप इस डिसीजन को ना लें कि शायद मुझे लेफ़्ट साइड में पेन हो रही है, मुझे पेट में पेन हो रही है, मुझे कंधे में पेन हो रही है, तो शायद हार्ट का पेन ना हो, शायद फेफड़े का पेन ना हो। आप ये डिसीजन खुद ना लें, आप इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपरली अपना इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। और अगर ये हार्ट अटैक का पेन है और अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप इस बात का यकीन रखिए कि टाइम से आपकी आर्टरी खुलने से आपके हार्ट को जो बेनिफिट होगा, जो आपको पेन में इमीडिएटली रिलीफ होगी, वो इतनी ड्रामेटिक होगी कि आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। कि आप कभी रात को भी जब लोगों को हार्ट अटैक होता है और वो बड़े अस्पताल जाते हैं और उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो उनसे पूछिए कि उनको इस दर्द में राहत मिलने से कितनी रिलीफ लगती है। तो इस किसी भी चेस्ट पेन को आपको पहली बार हुई हो या बार बार होती हो, आप उसको अपने आप डिसीजन लेने से पहले एक बारी हार्ट के डॉक्टर को ज़रूर मिलें और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।